नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं आज आपका एक बार अपने YouTube चैनल निर्माण जीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज चल रही है जो अपनी निर्माण जीएस एकेडमी पे। तो आप लोग अच्छा पढ़ भी रहे हैं, है ना। आप ये लगातार वीडियो जो देख रहे हैं उनका भी धन्यवाद। और इसमें जो आपके जो परीक्षाओं की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके बारे में अपन बात करते हैं, यानी कि जो अपने मध्य प्रदेश से सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है उनके बारे में बात चल रही है, और जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम में उपयोगी हैं उनके बारे में अपन ने कई सारे टॉपिक अपन ने देख लिए थे, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश का गठन। उसके बाद भी अपन ने कई सारे टॉपिक देखे, जैसे कि मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, मध्य प्रदेश के वन और मध्य प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान। तो उसी के संदर्भ में, यानी कि जो अपने इतने टॉपिक है, इसी के साथ अपना जो अपना नया टॉपिक है आज स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारा नया टॉपिक है आज किसके संदर्भ में है, ये आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है मध्य प्रदेश की नदियाँ। नदियों के बारे में आपको पढ़ेंगे, नदियों के बारे में आपकी जानकारी लेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन सी नदी किसकी सहायक है। वैसे भी आप लोग को जानकारी ही होगी कि मध्य प्रदेश का एक उपनाम भी है, नदियों के मायके के रूप में जाना जाता है। मतलब कि नदियों की अधिकता के कारण इसको क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश राज्य को नदियों का मायका भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देखें कि जो मध्य प्रदेश का संपूर्ण विस्तार है, यहाँ पे आपकी जगह जगह पे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आपकी भिन्न नदियाँ देखने को मिलती हैं। जैसे कि आपकी चंबल नदी देखने को मिलती है, सोन देखने को मिलती है, बेतवा देखने को मिलती है, और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा आपकी नर्मदा नदी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपके लगभग आपकी जो ज़्यादा से ज़्यादा यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग 15 से 20 ऐसी नदियां हैं जिनका अपवाह क्षेत्र पर्याप्त बड़ा है, और यानी कि इनका अपवाह क्षेत्र बड़े विस्तृत भूभाग पर फैला हुआ है। और लगभग छोटी छोटी यदि नदियों की बात करें जो कुछ सीमित क्षेत्रों में बहती हैं, ऐसी यदि नदियों की बात करें तो लगभग छोटी छोटी जो नदियाँ 100 के आसपास, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन लगभग की बात करते हैं अपन कि 100 छोटी नदियाँ हैं। और जो 15-20 नदी हैं वो सबसे हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका जो अपवाह क्षेत्र है वो भी महत्वपूर्ण है, इनकी सहायक नदियां हैं वो भी महत्वपूर्ण है ना। तो इनमें यदि बात करें कि हमारे मध्य प्रदेश की जो नदियों की बात करें कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, है ना, कहाँ से इनका उद्गम है, कहाँ पे जाके गिरती हैं, तो इनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। अब अपन ने एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश के बारे में जो भौगोलिक संरचना में आपने देखा था कि मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक संरचना है किसके, जो प्रायद्वीपीय भूभाग का अंग है। लेकिन नदियों के अपवाह तंत्र के संबंध में देखिए कि जो मध्य प्रदेश में यदि अपवाह की बात की जाए, विस्तृत अपवाह तंत्र की, तो मध्य प्रदेश की कई सारी नदियां हैं जो आपके किसके, गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है। यानी कि जब अपन भारत के 3 प्रमुख अपवाह तंत्र पढ़ते हैं, जैसे कि आपके सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तो किसका, मध्य प्रदेश की जो आपकी ज़्यादातर नदियां हैं किसका, गंगा नदी तंत्र का। यानी कि यदि आप पूरे मध्य प्रदेश में बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से नदी तंत्र या कौन कौन से अपवाह तंत्र के विस्तार है, तो लगभग आपके 5 से 6 अपवाह तंत्र देखने को मिलता है। जैसे ये अपवाह तंत्र अभी आप देख लीजिए, फिर बाद में आप इनको क्या करेंगे, आप इसको जब पूरी नदियाँ पढ़ लेंगे तब इनको आप क्या कर पाएंगे, को रिलेट कर पाएंगे कि कौन कौन सी नदी किस अपवाह तंत्र का भूभाग है। यदि मध्य प्रदेश में देखा जाए तो प्रमुख रूप से आपके कौन से नदी तंत्र का, सबसे पहला जो अपवाह तंत्र है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, है ना। फिर दूसरा आप देखेंगे कि आपके किसका विस्तार देखने को मिलता है, गंगा नदी अपवाह तंत्र देखने को मिलता है। तीसरा आप कुछ नदियां हैं जो मध्य प्रदेश के दक्षिणी भूभाग से निकलती हैं और ये जाके आपके किसके, यानी कि यहाँ पे ये जो दक्षिणी भूभाग है आपके, यहाँ पे आप देखते हैं कि गोदावरी नदी बहती है, जो बड़ी प्रमुख नदी प्रायद्वीपीय भूभाग की। तो कुछ अपवाह तंत्र किसका, यानी कि कुछ नदियाँ किसका अपवाह तंत्र बनाती हैं, गोदावरी नदी तंत्र का भाग बनती हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पश्चिम में आप देखेंगे कि एक माही नदी तंत्र देखने को मिलता है कि जो माही नदी आपके बहती है धार से, ये कर्क रेखा को आपको 2 बार काटती है, तो माही नदी तंत्र का अपवाह का विस्तार देखने को मिलता है। और आपकी
जैसे कि नर्मदा हो गई, गंगा हो गई, गोदावरी हो गई, माही हो गई। ये कुछ प्रमुख अफवाह तंत्र हैं मध्य प्रदेश के कि जो नदियां हैं, बहने वाली नदियां, यानी अफवाह तंत्र कैसे, मतलब कि एक नदी होती है और जो उसकी जो अन्य सहायक नदियों से एक विस्तृत भूभाग की जो किसमें आपके जल विसर्जन करती हैं किसी बड़ी नदी पे। जैसे कि आप यहाँ से देखेंगे कि चंबल वगैरह निकलती जाके किसमें, यमुना में मिलती है, और यमुना किसमें आपका संगम है, गंगा में। तो यमुना नदी तंत्र किसका भाग है, यानी कि गंगा नदी तंत्र का भाग है। तो ये नदियां जो छोटी छोटी सहायक नदियां हैं तो किसका विस्तार, यानी कि गंगा नदी। और इसी तरह आपके नर्मदा नदी, दक्षिण की जितनी भर नदियां हैं वो कितनी जो दक्षिण की ओर बहती हैं ये किसका भूभाग बनाती हैं, यानी कि किस नदी का भाग है, गोदावरी नदी तंत्र का हिस्सा है। इसी तरह आपके जो पश्चिम की ओर बहती हैं ये आपके माही नदी तंत्र का हिस्सा है ना। ये आपके मध्य प्रदेश में कुछ प्रमुख नदी तंत्र देखने को मिलता है। अब जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ पूर्व में आपको यहाँ पे एक आपके नदी देखने को मिलती है, कौन सी, आपकी महानदी देखने को मिलती है। तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक नदी है जो आपकी जैसे हंसदेव हो गई, ये नदी भी आपके किसके, आपके महानदी का भूभाग बनाती है। तो ये नदी तंत्र का आपके मध्य प्रदेश में विस्तार देखने को मिलता है। जैसे कि आपके नर्मदा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, गोदावरी नदी तंत्र और माही नदी तंत्र और महानदी नदी तंत्र, इनका विस्तार देखने को मिलता है। तो जो प्रमुख रूप से केंद्रित नदी का अफवाह तंत्र है या जो प्रमुख विस्तार देखने को मिलता है ये किसका देखने को मिलता है, नर्मदा नदी को देखने को मिलता है। क्योंकि आप देखेंगे, यानी कि मैप में अभी मैं इनको बनाऊंगा नदियों का जो अफवाह तंत्र है इसके बारे में, तो सबसे जो मध्य प्रदेश की सबसे पहली नदी कह सकते हैं या जो सबसे प्रमुख नदी तंत्र है जो है आपका कौन सा, नर्मदा नदी तंत्र, जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसके लगभग 40 से 42 नदियां इसकी सहायक नदी हैं और ये नदी आपके पूर्व से उद्गमित होती हैं अमरकंटक से, यानी कि जो आपके अमरकंटक की पहाड़ी है यहाँ से उद्गमित होती है और ये ऐसे पश्चिम की ओर बहते हुए आपके कहाँ पे, अलीराज से होते हुए अलीराजपुर से गुजरात में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो जो सबसे प्रमुख यानी कि मध्य प्रदेश की नदी है नर्मदा नदी है, इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां भी देखने को मिलती हैं। जैसे कि आपके कुछ दाएं तट की भी सहायक नदी, कुछ बाएं तट की भी सहायक नदी देखने को मिलती हैं। तो इनमें से जैसे कि आपके बरनार हो गई, बंजर हो गई, शेर हो गई, शक्कर हो गई, दूधी हो गई, तवा हो गई, छोटी तवा हो गई, है ना। आपके इसी तरह हिरन, तिंदुनी, बारना, चंद्रकेसर, मान, ऊंटी, हथनी, ये कुछ प्रमुख है, लेकिन और भी छोटी छोटी नदियाँ इसकी जो प्रमुख सहायक नदी। तो सबसे पहले आज अपन यहाँ पे जो सबसे पहले है नर्मदा नदी तंत्र की बात करते हैं या नर्मदा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब बात करें नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है आपके, नर्मदा नदी के यदि उद्गम की बात करेंगे तो उद्गम आपके कहाँ से, अमरकंटक यानी कि अनूपपुर जिले में स्थित आपके कहाँ पे, अमरकंटक से होता है किसका, आपका उद्गम नर्मदा नदी का होता है। और अमरकंटक से उद्गमित होकर यह नदी आपके कहाँ से, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर होते हुए आपके बहती है ये आपके इस प्रकार से और अलीराजपुर से होते हुए गुजरात में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आपकी नर्मदा नदी का ये आपके विस्तार देखने को मिलता है इस प्रकार से। यहाँ पे जो मध्य प्रदेश के लगभग ये आपके जैसे कि अनूपपुर हो गया, मंडला हो गया, मंडला के बाद आपके नरसिंहपुर हो गया, नरसिंहपुर के बाद आपके नरसिंहपुर के बाद आप देखेंगे कि नरसिंहपुर होशंगाबाद वगैरह क्षेत्रों से होते हैं। होशंगाबाद के ऊपर आपके यहाँ पे आप खंडवा हो गया, खरगोन हो गया, बड़वानी हो गया, यहाँ से अलीराजपुर से होते हुए ये लगभग आपके मध्य प्रदेश के 14-15 जिलों से बहते हुए आपके जाके कहाँ पे निकल जाती है, आपके ये गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात से होकर जाके आपके कहाँ पे गिरती है, आपके खंभात की खाड़ी में। तो पहली बात तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो नर्मदा नदी के यदि उद्गम की बात करें अमरकंटक से होता है। यदि इसकी बात करें नर्मदा नदी गिरती कहाँ पे है, तो नर्मदा नदी आपके जो संगम यानी कि जो आपके समुद्र में कहाँ पे आपके जाके गिरती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, खंभात की खाड़ी में गिरती है नर्मदा नदी।
इसकी नर्मदा नदी जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण नदी है, यदि इसकी बात करें कि नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, तो देखिए नर्मदा नदी की जो कुल लंबाई है ये है आपके कितनी 1312 किलोमीटर आपकी नर्मदा नदी के कुल लंबाई है। और जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि नर्मदा नदी आपके कहाँ पे मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर बहती है, इसमें से थोड़ा बहुत आपके महाराष्ट्र का भी हिस्सा है जहाँ पे इसका विस्तार देखा जाता है। लेकिन जो प्रमुख रूप से दो राज्य हैं कौन से आपके, नर्मदा और मध्य प्रदेश और गुजरात, ये दोनों राज्यों में होकर बहती हैं। तो ये आपकी नर्मदा नदी की कुल लंबाई है, मतलब कि अनूपपुर से उद्गमित होकर आपके कहाँ, जब आपके खंभात के खाड़ी में गिरती है वहां तक की। और यदि इसका मध्य प्रदेश में देखा जाए कि मध्य प्रदेश में इसका कुल विस्तार कितना है, तो मध्य प्रदेश में इसके कुल विस्तार की बात करें तो नर्मदा नदी की कुल विस्तार मध्य प्रदेश में, या जो कुल बहाव क्षेत्र है नर्मदा नदी का, यानी कि कितने किलोमीटर में बहती है, 1077 किलोमीटर में बहती है। ठीक है, पहली बात तो उद्गम कहाँ से, आपके अमरकंटक अनूपपुर से, गिरती कहाँ पे, आपके खंभात की खाड़ी में गिरती है। एक पुस्तकों में आपको फैक्ट मिलता है कि नर्मदा नदी आपके क्या करती है, जब खंभात की खाड़ी में गिरती है उस समय किसका निर्माण करती है, एस्चुरी। ये शब्द देखने को मिलता है आपका, किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। तो ये एस्चुरी क्या है, ये इसके बारे में आप समझिए कि जैसे कि आपका इधर साइड आपका पूर्वी घाट और इधर साइड आपका कौन सा, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट जब आप देखेंगे प्रायद्वीपीय भूभाग में, ये वाला जो भूभाग है इधर का, ये वाला भूभाग कौन सा, पश्चिमी घाट कहलाता है, ये वाला पूर्वी घाट। तो जो पूर्वी घाट है ये क्या है, अपेक्षाकृत आपके अधिक ऊंचा है। तो यहाँ की जो नदियाँ होती हैं तो अपने वेग के साथ बहती हैं, और ये नदियाँ किनारों पे डेल्टा का जमाव ना करके क्या करती हैं, पूरा जो अपने अवसाद होते हैं इसके साथ साथ जो आपके मिले होते हैं, जैसे कि कंकड़ पत्थर बालू मिट्टी, तो इनके साथ साथ ये लेके कहाँ पे आपके गिरती, मतलब कि किनारों पे डेल्टे का निर्माण ना करके एस्चुरी का निर्माण करती है कौन सी, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बारे में जितने भी तथ्य बताऊं, सारे तथ्य आपको मुंह जवानी याद होना चाहिए, क्योंकि ये फैक्ट तो आपके अकाट्य सत्य हैं, बिल्कुल पूछे ही पूछे जाएंगे किसी न किसी पेपर में, या यदि आप लोग को देखना हो तो पुराने पेपर आप उठा के देख सकते हैं कि पहला पॉइंट, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक अनूपपुर से, गिरती कहाँ पे, खंभात की खाड़ी में, किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है, नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कितने भूभाग में या मध्य प्रदेश के कितने किलोमीटर में बहती है, तो 1077 किलोमीटर में बहती है मध्य प्रदेश में। यदि नर्मदा नदी के कुल अफवाह क्षेत्र की बात करें तो नर्मदा नदी का अफवाह क्षेत्र आपको देखने को मिलता है कितना, 93,180 वर्ग किलोमीटर। मतलब कि आप समझिए अफवाह क्षेत्र की बात करें कि जहां तक, यानी कि इसका जो नर्मदा नदी का जो आपका बहाव क्षेत्र है, जहां तक इसके पानी के आपके क्या है पहुंच है, यानी कि जो पूरा क्षेत्र है, यानी कि नदियों का आसपास का जो क्षेत्र है जहां तक इसके आपके खेती वगैरह की जाती है, तो ये वाला पूरा क्षेत्रफल क्या है, यानी कि आपका जो सुलभ उपलब्ध है नर्मदा नदी का क्षेत्र, तो ये आपका अफवाह क्षेत्र कितना है, सुलभ जल जो उपलब्ध होता है, अफवाह क्षेत्र आपका 93,180 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। ठीक है, अब यदि यहीं पे आप देखें कि जो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश में आप देखने को मिलता है कि पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, ये पूरे मध्य प्रदेश में आपके जो बहती है, इसी के कारण इसको क्या है आपके मध्य प्रदेश की किस नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ भी आपके इसके अन्य कई नाम देखने को मिलते हैं। यदि नर्मदा के अन्य कई नामों की बात करें तो आपको कौन कौन से नाम देखने को मिलते हैं, ये नाम है आपके, जैसे अन्य नाम देखने को मिलते हैं कौन से, मैकल सुता। मैकल सुता ये कैसा हुआ नाम भाई,
मैकल से, यानी कि जो आप देखते हैं कि भौगोलिक विस्तार में आपके कौन से, इधर साइड आपके सतपुड़ा और इधर साइड आपके मैकल श्रेणी, तो मैकल श्रेणी से उद्गमित होने के कारण इसका नाम क्या है आपका, मैकल सुता इसका नाम पड़ा। यानी कि सुता मतलब पुत्री और मैकल मतलब कि जो आपकी इस पहाड़ी है, तो मैकल श्रेणी से उद्गमित होने के कारण इसका क्या नाम पड़ा, मैकल सुता। ठीक है, और नाम देखने को मिलता है क्या, रेवा देखने को मिलता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपके कौन सा नाम इसका देखने को मिलता है, रेवा के बाद आपका इसका देखने को मिलता है नमोदस, ये नाम देखने को मिलता है ना। कौन कौन से नाम देखने को मिलते हैं आपके, नर्मदा हो के नाम की बात करें तो नाम में आपको देखने को मिलता है कौन सा, नर्मदा, मैकल सुता, रेवा, नमोदास, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, और कौन से नाम से जाना जाता है। कुछ पुस्तकों में मध्य प्रदेश की गंगा के रूप में भी इसका वर्णन है कि इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है, किसका, नर्मदा नदी को। लेकिन आपको कुछ पुस्तकों में आपको देखने को मिलेगा कि दो फैक्ट आपको मिलते हैं। एक तो आता है कि मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी के नाम से किसको जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश की गंगा आपको जाना जाता है नर्मदा नदी को। लेकिन एक पॉइंट और जोड़ के मिलता कुछ पुस्तकों में कि प्रदूषण के स्तर पर मध्य प्रदेश की गंगा किसको जाना जाता है, तो बेतवा को माना जाता है। हालांकि 2017-18 पीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें उसमें ना तो उसने ये मेंशन किया था कि मध्य प्रदेश की गंगा या प्रदूषण के स्तर पे कोई मानक नहीं वर्णित किया था, सीधे सीधे पूछा था कौन सा, मध्य प्रदेश की गंगा किसको जाना जाता है, तो उसमें उसने जो अपना आंसर बनाया था किसको बनाया था, बेतवा को बनाया था। ठीक है, तो ये फैक्ट में थोड़ा सा याद रखिए कि पुस्तकों में इसके संदर्भ में थोड़ा सा वर्णन आपके डिफरेंट मिलता, कहीं कहीं पे लिखा रहता है कि मध्य प्रदेश की गंगा के रूप में किसे जाना जाता है, नर्मदा को जाना जाता है, और वहीं पे दूसरा पॉइंट जुड़ा रहता है कि प्रदूषण के स्तर पे मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा को जाना जाता है। और क्वेश्चन वाली बात मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया था क्या, कि मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, और उसने अपना आंसर बनाया था बेतवा नदी को। तो ये चीज़ अपने दिमाग में आप लोग बैठा लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया इसके, ये कुछ प्रमुख तथ्य हैं इसके संदर्भ में, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक। ठीक है, अब यदि इसकी बात करें कि ये तो प्रमुख पॉइंट हो गए कि उद्गम कहाँ से है, गिरती कहाँ से, लंबाई कितनी है, कुल आबवाई क्षेत्र कितना है ना, मध्य प्रदेश में कितनी बहती है, इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं। लेकिन अब इसके कुछ अन्य तथ्यों की बात करें कि जैसे कि मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है, तो इसके संदर्भ में जो और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पूछे जाते हैं कि कौन कौन से तथ्य पूछे जाते हैं, उनके संदर्भ में बात करें तो सबसे पहली बात करते हैं अपन इसके जो सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियों में आपको देखने को मिलता है कि जो छोटी छोटी प्रमुख नदियां इसकी क्या बनती हैं, सहायक बनती हैं। तो इसमें से देखने को मिलता है कि आपको जैसे कि आपको दाएं तट और बाएं तट दोनों में आपको देखने को मिलता है। तो पहले दाएं तट की देखते हैं और फिर देखेंगे अपन क्या, बाएं तट की। तो ये देखिए, जिसको भी दायां बायां ना समझ में आता है तो आप ऐसे खड़े होकर आप देख सकते हैं कि ये जैसे आपके इस दिशा से कौन सी नदी बह रही है, नर्मदा नदी बह रही है। तो ये वाला जो हाथ है आपका, यानी कि जो आपके दाएं की है, इसके आप इसके समानांतर आप चलिए तो आपको समझ में आएगा कि दायां तट कौन सा है और बायां तट, यानी कि जो ऊपर वाला भाग है ये कौन सा, दायां तट, और नीचे वाला आपका बायां तट। तो इसकी सहायक नदियाँ आपको देखने को मिलती हैं जो कौन सी, जैसे कि आपके दाएं तट में की बात कर लें, दाएं की हिरन, तिंदोनी, बारना, चंद्रकेसर, मान, ऊंटी, हथिनी, हिरन, तिंदोनी, बारना, चंद्रकेसर, मान, ऊंटी, हथिनी आदि नदियाँ। अब यदि बाएं तट की बात करें, बाएं तट में देखने को मिलेंगी आपके
बरनार, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, छोटी तवा और गंजाल आदि, ये नदियां आपको देखने को मिलती हैं दाएं और बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियों के रूप में। किसके? आपके नर्मदा नदी के। ठीक है, यहाँ पे दाएं तट बाएं तट की देख लीजिए, थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखिएगा। हिरन, तिंदोनी, बारना, चंद्रकेसर, मान, ऊंटी, हथनी, ये आपके दाएं तट की। बाएं तट की देखिए बरनार, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, छोटी तवा, गंजाल आदि नदियां आपके कौन से? बाएं तट की। अब यदि इसकी बात करें प्रवाह क्षेत्र की कि नर्मदा नदी कौन कौन से आपके जिलों से होकर बहती है, तो देखिए कि आप जिलों के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले इधर साइड से अनूपपुर, शहडोल, मंडला, अनूपपुर, शहडोल, मंडला, नरसिंहपुर, अनूपपुर, शहडोल, मंडला, नरसिंहपुर, जबलपुर, यहाँ पहले जबलपुर होगा, जबलपुर, होशंगाबाद के आपको देखने को मिलते हैं कौन से? यहाँ से आपके होते हुए होशंगाबाद हो गया। होशंगाबाद के थोड़ा सा आपके इधर साइड कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलता है ये आपका देवास। देवास में हालांकि है नहीं विस्तार, लेकिन लिखा रहता, लेकिन उसको मैं मानता नहीं। खंडवा के साथ साथ आपके खरगोन, अलीराजपुर, आपके बड़वानी, है ना, ये इन कुछ जिलों से होकर बहती। अनूपपुर, शहडोल, मंडला, यहाँ पे मरिया, नरसिंहपुर, जबलपुर, होशंगाबाद के बाद खंडवा के बाद आपके खरगोन, बड़वानी, आपके अलीराजपुर। ठीक है, ये इन जिलों से होकर आपके किसका? नर्मदा नदी का आपका विस्तार देखने को मिलता है कि इन जिलों से होकर आपके नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, ये तो इसके जिलों के क्रम में हो गए। यहाँ से आपके गुजरात से होकर आपके कहाँ पे चली जाती है? आपके खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये आपने देखा। इसी के साथ साथ नर्मदा नदी में आप देखेंगे कि नर्मदा नदी में कुछ आपके प्राकृतिक स्थल भी देखने को मिलते हैं, यानी कि जो आप पर्यटन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे कि इस पे आपके जो कुछ जलप्रपात देखने को मिलते हैं। जलप्रपात कौन कौन से नर्मदा नदी पे स्थित है? जलप्रपात की यदि बात कर लें, सबसे पहले कपिलधारा, दुग्धधारा, भेड़ाघाट के बाद आपके कौन सा? सहस्त्रधारा, है ना। ये आपके जलप्रपात हैं कौन से? आपके नर्मदा नदी पे। यदि बात करेंगे तो ये कपिलधारा और दुग्धधारा आपके कहाँ पे? अमरकंटक में ही देखने को मिलते हैं। और आपके भेड़ाघाट कहाँ पे? जहाँ पे आपका संगमरमर प्राप्त होता, कहाँ पे? आपके जबलपुर में। सहस्त्रधारा आपके कहाँ पे देखने को मिलता है? खरगोन में। सहस्त्रधारा कहाँ देखने को मिलता है? खरगोन में देखने को मिलता है कि खंडवा में देखने को मिलता है? महेश्वर, खरगोन। ठीक है, ये कुछ आपके जो जलप्रपात हैं। इसी के साथ साथ इन जलप्रपात के साथ साथ नर्मदा नदी में कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं या जैसे कि आपके बांध बनाए गए हैं। यदि नर्मदा नदी में आप बात करें कौन कौन से, तो एक तो है सरदार सरोवर बांध। ये कहाँ पे? आपके
ये आपके बनाया गया है सरदार सरोवर आपके भड़ौच गुजरात में बनाया गया है। कौन कौन से देख लीजिए, इनके मैं लिख देता हूँ। तो जो नर्मदा नदी पे स्थित है सरदार सरोवर, फिर दूसरा आपका इंदिरा सागर। सरदार सरोवर आपके कहाँ पे, भड़ौच गुजरात में। इंदिरा सागर आपके कहाँ पे, खंडवा हरसुद या जिसको आप कहते हैं पुनासा, है ना। तो सरदार सरोवर बांध हो गया, इंदिरा सागर बांध हो गया। ये आपके कहाँ पे, आपके नर्मदा नदी पे आपके बरगी बांध हो गया, है ना। ये सब आपके, ये किसके, नर्मदा नदी में ही बनाए गए हैं। ठीक है, इनके बारे में आप लोगों ने देख लिया कौन कौन से हैं। इससे कौन कौन से तथ्य आप लोगों ने देख लिया कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ पे, पहला पॉइंट। दूसरा आपने क्या देखा, गिरती कहाँ पे, कुल लंबाई कितनी है, मध्य प्रदेश में कितनी बहती है। मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के अन्य नाम देखे। अन्य नाम के बाद आपने क्या देखा, अन्य नाम के बाद आपने देखा कि नर्मदा नदी में आपकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। फिर उसके बाद नर्मदा नदी पे कौन कौन से आपके बांध स्थित है, नर्मदा नदी में कौन कौन से आपके जलप्रपात स्थित है। नर्मदा नदी का अफवाह क्षेत्र देख लिया आपने। नर्मदा नदी के आपने अफवाह क्षेत्र के साथ साथ किन जिलों में से होकर बहती है, इसके बारे में आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, लगभग 12 से 13 फैक्ट आपने इसके जो परीक्षा की दृष्टि से आपसे सबसे महत्वपूर्ण है, इन फैक्टों के बारे में आपने जानकारी देखा नर्मदा नदी के संदर्भ में, है ना। तो ये हो गए आपके नर्मदा नदी के संदर्भ में। अब इसके बारे में बात, इसके जो महत्वपूर्ण है, सबसे पहली बात तो ये आपको इतने सारे यदि याद ना रहे फिर भी 2-4 चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा। नर्मदा की लंबाई मध्य प्रदेश में, नर्मदा की कुल लंबाई, नर्मदा के अन्य नाम, उद्गम कहाँ से होता है और गिरती कहाँ पे, इतना तो ज़रूर याद रखिएगा। सहायक नदियाँ याद रखिए चाहे मत रखिए, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी याद करने की क्षमता कितनी है। ठीक है, ये हो गया, ये नर्मदा नदी के संदर्भ में आप लोगों ने देखा। अब आते हैं जो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, कौन सी नदी है आपकी, चर्मवती। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है ये है आपकी कौन सी, चंबल नदी। ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, चर्मवती। चर्मवती ये कहते हैं, इसको चंबल के नाम से भी जाना जाता है। अब चंबल जो दूसरी मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, ये आपके किसके भाग बनाती है, ये जाके आपके यमुना नदी से मिलती है और यमुना से जाके किसमें, यमुना आपके किसमें मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं चंबल नदी के बारे में। तो चंबल नदी के संदर्भ में पढ़ने से पहले चंबल नदी के उद्गम की बात करें तो जो चंबल नदी है, चंबल नदी का जो उद्गम है ये आपके कहाँ से होता है, उद्गम के संदर्भ में बात करते हैं तो इसका जो उद्गम है कहाँ पे, आपके महू स्थित आपके किससे, जाना पाव की पहाड़ी से होता है आपका किसका उद्गम, चंबल नदी का उद्गम होता है। ठीक है, महू आपके कहाँ पे है, महू आपके इंदौर में स्थित है। और यहाँ पे एक फैक्ट और याद देखिए, जैसे कि आप महू का नाम लिखते हैं क्या, अंग्रेजी में लिखेंगे तो इसकी स्पेलिंग होती है MHOW, महू। तो इसका जो प्राचीन समय में यानी कि स्वतंत्रता के पूर्व ये क्या था, इसका जो नाम था यानी कि इसका महू नाम कैसे, आपके यहाँ पे देखिए मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार, मतलब युद्ध के समय ये जो हेडक्वार्टर हुआ करता था यही है इसका फुल फॉर्म महू के संदर्भ में। तो इसका जो चंबल नदी का उद्गम है आपके कहाँ से होता है, महू जाना पाव की पहाड़ी से आपके उद्गम होता है। चूँकि इसके उद्गम के संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं कि इंदौर से आपके उद्गमित होती है महू की पहाड़ी से, और ये महू के पहाड़ी से यानी कि जाना पाव की पहाड़ी से उद्गमित होती है। हालांकि अब नाम बदल दिया गया है, महू का क्या हो गया है, डॉक्टर अंबेडकर नगर। तो
महू से उद्गमित होकर ये आपके किस प्रकार से यहाँ से होते हुए आपके कैसे आपके इस प्रकार से आपके मंदसौर नीमच वाले क्षेत्र से होते हुए आपके ये बराकोटा राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर आपके क्या करती है, ये आपका जो उत्तरी क्षेत्र है यानी कि जो उत्तर की ओर संभाग देखने को मिलता है, कौन सा, यहाँ पे आपका जो चंबल संभाग देखने को मिलता है, यहाँ से आपके ये इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए क्या करती है, भिंड से निकलकर आपके यहाँ से आती है आपके यमुना नदी और आपके इटावा के आसपास ये किससे मिल जाती है, आपके यमुना नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी आपकी, चंबल नदी आपके किससे मिलती है, यमुना नदी से। ठीक है, यहाँ आपके कहाँ से उद्गमित होती है, महू से यानी कि जाना पाव की पहाड़ी से आपके उद्गमित हुई डॉक्टर अंबेडकर नगर से, और यहाँ से उद्गमित हो के आपके इंदौर हो गया, उज्जैन हो गया, आपके रतलाम हो गया, मंदसौर हो गया, मंदसौर के साथ साथ आपके ये आपके नीमच वाले क्षेत्र, यहाँ पे आप देखेंगे मैप में कि ये पूरा राजस्थान का विस्तार है। फिर ये राजस्थान में बहती है और फिर वापस आपके यहाँ से ऐसे घूमते हुए आपके पुनः मध्य प्रदेश की सीमा से बहते हुए आपके कहाँ पे जाके गिरती है, आपके ये जो आपकी गिरती है ये कहाँ पे आपके महू में इटावा में जाके किससे मिलती है, यमुना नदी से मिल जाती है। और यमुना नदी चंबल नदी के जल को ले जाकर अंततः कहाँ पे गिरा देती है, आपके गंगा नदी में। तो ये है आपकी जो दूसरी प्रमुख नदी चंबल नदी। यदि इसकी कुल लंबाई की बात करें चंबल नदी के संदर्भ में, तो कुल लंबाई आपको देखने को मिलता है 965 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई देखने को मिलती है। किसके, देखिए पहला तो है आपका उद्गम कहाँ से, आपके महू से। फिर दूसरा क्या है, विसर्जन कहाँ पे है इसका, आपके इटावा में। किस नदी में, यमुना नदी में। कुल लंबाई की बात करें, कुल लंबाई इसकी आपको देखने को मिलती है 965 किलोमीटर देखने को मिलती है। ठीक है, इसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश में बहती है, तो मध्य प्रदेश के आंकड़ों के संदर्भ में आपके क्या है, विविधता देखने को मिलती है। लेकिन अनुमानित ये आपके 350 से लेके 400 किलोमीटर जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, इतने यानी कि मध्य प्रदेश में बहती है। हालांकि नदियों के लंबाई के संदर्भ में मध्य प्रदेश में विभिन्न जितनी भी नदियाँ हैं उनके संदर्भ में अलग अलग देखने को मिलेगा, सिर्फ एक नदी को छोड़ के, कौन सी, नर्मदा नदी के। जैसे आपके पुस्तकों में देखने को मिलता है कि चंबल में कहीं पे आपको देखेंगे मिलेंगे कि मध्य प्रदेश में कितना बहती है, किसी पुस्तक में लिखा है 338 किलोमीटर, तो किसी में लिखा 350 किलोमीटर, तो किसी में लिखा 465 किलोमीटर। तो इसके संदर्भ में, तो इसीलिए परीक्षा में आपके ज़्यादातर क्या है, ये सारी चीज़ें पूछी नहीं जाती। मतलब कि जो आंकड़ों के संदर्भ में विधता एग्जैक्ट यानी कि जैसे कुल लंबाई जरूर पूछ सकता, लेकिन मध्य प्रदेश के विस्तार के संदर्भ में नहीं पूछ सकता, यानी कि पूछा नहीं गया है। अब यह बात अलग है कि आप ही लोग के पेपर में पूछा जाए तो नहीं कह सकते उसके संदर्भ में, लेकिन इसकी कुल लंबाई कितनी है आपकी 965 किलोमीटर देखने को मिलती है। अब यदि बात करें कि जो चंबल नदी है इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी, तो यदि इसके सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियों में आप देखते हैं, जैसे आपने वहां पे नर्मदा के संदर्भ में सहायक नदियां देखी थी, इसी तरह आपके जो चंबल के संदर्भ में है तो जैसे आपको देखने को मिलता है इसमें क्षिप्रा नदी। ये कहाँ से आपके, ये भी क्षिप्रा नदी जो आपके इंदौर से उद्गमित होती है और कहाँ पे आपके उज्जैन में बहती है। इसी के तट पर आपके क्या लगता है, सिंहस्थ का मेला लगता है। क्षिप्रा नदी, पार्वती नदी, सिंध, काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती, सिंध, काली सिंध, है ना, बनास, ये आदि कुछ नदियां हैं जो इसकी प्रमुख रूप से सहायक नदी देखने को मिलती हैं। अब यदि बात करें कि जो मध्य प्रदेश ये जो आपकी नदी होकर बहती है कौन सी, चंबल नदी, तो चंबल नदी के संदर्भ में जैसे कि आप देखेंगे कि जिस प्रकार आपके किसके नर्मदा नदी के आपके अनेक बांध बनाए गए थे, उसी तरह मध्य प्रदेश की जो प्रमुख नदी, दूसरी प्रमुख नदी है चंबल नदी, इस पे आपके कई बांध बनाए गए हैं, जो कि कुछ आपके जिनमें से आपके
एक मध्य प्रदेश में और 2 जो हैं आपके कहाँ पे आपके यानी कि बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में बनाए गए हैं। तो 2 आपके राजस्थान में हैं, एक आपके कहाँ पे इसी नदी पे आपके चंबल नदी पे स्थित आपके मंदसौर में है। तो ये कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 गांधी सागर, ये आपके कहाँ पे है? आपके मंदसौर में है। दूसरा जो प्रमुख है आपका कौन सा? जवाहर सागर, ये कहाँ पे है? आपके कोटा। और तीसरा कौन सा है आपका इसी नदी पर जो बना है? राणा प्रताप सागर, ये कौन से नदी पे कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ पे है। ये 3 आपके जो प्रमुख बांध बनाए गए हैं, ये बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में, यानी कि जैसे आप इनके बांधों के माध्यम से आपके सिंचाई, बिजली दोनों सी, और ये ज़्यादातर ये जो तीनों बांध हैं, क्योंकि नर्मदा नदी का विस्तार चंबल नदी का विस्तार आपके कहाँ पे? मध्य प्रदेश एवं राजस्थान राज्य में है। तो इनकी जो परियोजनाओं के माध्यम से जो आपके विद्युत उत्पादन किया जाता है, तो दोनों राज्यों का लगभग बराबर का या कुछ उसमें अनुपातिक रूप में आपके क्या है? हिस्सेदारी है। जैसे कि बिजली उत्पादन के संदर्भ में, सिंचाई के लिए, तो लगभग जो आपके चंबल नदी की जो आपके कौन से बाएँ तट की जो सहायक नदियाँ हैं, यानी कि बाएँ तट की जो नदियाँ हैं, उनके द्वारा आपके किससे? आपके राजस्थान में, जबकि दाएं तट की जो सहायक नदियां, इनके माध्यम से आपके मध्य प्रदेश में सिंचाई भी की जाती है। ये आपके है। और चंबल को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चर्मवती के नाम से जाना जाता है। चर्मवती, चामवती, चवर्णवती, है ना, ये आपके किसके? चंबल को जाना जाता है। ठीक है। इसी चंबल पे आपके एक जो आपका वन अभ्यारण्य है, कौन सा? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। कौन सा? मुरैना। ये इसी नदी पे आपके बनाया गया, जिस पे आपके किसका? घड़ियाल एवं मगर का संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है। एक है आपके जो जैसे आपने देखा था नर्मदा नदी के संदर्भ में, नर्मदा नदी में आपके जो जलप्रपात है, जैसे कि कपिल धारा, दुग्ध धारा, सहस्त्र धारा, है ना, भेड़ाघाट। इसी तरह एक है जलप्रपात जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। ये किस नदी पे? आपके इसी नदी पे है, आपके किसके? चंबल नदी पे है। ठीक है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पे बना है ना। ये आपके कुछ चंबल नदी से संबंधित आपके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है। अभी देखिए, अभी ये जो प्रमुख नदी हैं, इसके बाद मैं एक एक नदी बना रहा हूँ मैप में, चूँकि आपके बार बार क्या है कि फिर बहुत सारी जब नदी हो जाएंगी तो दिक्कत होगा, इसलिए फिर बाद में जब टॉपिक ख़त्म होगा तो सभी नदियों को एक साथ मैप में आपके मैं अंकित कर दूंगा कि कौन सी नदी किधर से बहती है। अब यदि आप देख लिए चंबल नदी का प्रवाह, तो प्रवाह आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि यहाँ से पश्चिम से आपके निकल के आपके कहाँ पर आपके उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती। क्या है कि इसके दिशा के संदर्भ में आप लोग को आपको ध्यान देना, क्योंकि अब परीक्षा में जो क्वेश्चन है उनका ट्रेंड बदलने लगा। अब वो आपसे नर्मदा की लंबाई नहीं पूछते, वो ये पूछते हैं कि किधर की ओर बहती है, कहाँ पे गिरती है। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। चलिए, ठीक है। 2 नदियों के संदर्भ में आप लोगों ने देख लिया कि कौन कौन सी नदी, एक तो नर्मदा और दूसरी आपकी चंबल नदी। अब तीसरी नदी जो महत्वपूर्ण है आपकी मध्य प्रदेश की, ये आपकी जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है तीसरी, ये है आपकी कौन सी नदी? सोन नदी। सोन नदी आपके इधर साइड आपके पूर्वी क्षेत्र में बहती है। इसका भी जो आपके मैकल श्रेणी स्थित है, मैकल श्रेणी में ही आपके क्या है, इसकी
उद्गमित होती यहीं अमरकंटक से। लेकिन आप देखेंगे कि अमरकंटक से आपके नदी जो उद्गमित होती है, एक आपके नर्मदा नदी भी उद्गमित होती है और दूसरी कौन सी नदी उद्गमित होती है, सोन नदी। तो सोन नदी इस प्रकार यानी कि उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए यहाँ से होते हुए आपके कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में आपके प्रवेश करती है और आगे उत्तर प्रदेश से बहते हुए आपके कहाँ पे जाके ये बिहार के दानापुर में आपके किससे मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, लेकिन ये जो मध्य प्रदेश का ये वाला क्षेत्र है यानी कि आपका यहाँ पे पूरा क्षेत्र आप जिसको कह सकते हैं, जैसे कि आपके अनूपपुर हो गया, उमरिया हो गया, शहडोल हो गया, सीधी हो गया, इन क्षेत्रों से प्रवाहित होते हुए आपके कहाँ पे जाके प्रवेश करती है, आपके उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में प्रवेश करती है। तो जो तीसरी महत्वपूर्ण नदी है जिसको आप सोन नदी के नाम से जानते हैं, इसके अन्य नाम भी है, इसको क्या है, इसके आपके हिरण्य नाम से भी जानते हैं। ये आप मालूम होगा कि सोना का जो पर्यायवाची है ये क्या होता है, हिरण्य कहलाता है। तो हिरण्य होता है, तो इसको क्या है, आप हिरण्य नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सोन नदी। तो इसके यदि उद्गम की बात करें तो सोन नदी का जो उद्गम है ये कहाँ से होता है, आपके अमरकंटक से होता है सोन नदी का उद्गम, यानी कि मैकल श्रेणी स्थित आपके अमरकंटक से उद्गम है आपके सोन नदी की। यह उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए कहाँ पे, आपके उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिले में प्रवेश करती है और सोनभद्र जिले में प्रवेश करके संपूर्ण उत्तर प्रदेश से बहते हुए आपके कहाँ पे जाके बिहार के दानापुर में आपके किसकी बनती है, गंगा नदी। यानी कि विसर्जन की बात कर लें इसके, तो जो विसर्जन है इसका कहाँ पे होता है, आपके गंगा नदी में होता है। किसका, आपके विसर्जन, सोन नदी का विसर्जन। यदि यहीं पे आप देखें कि ये तो हो गया इसके उद्गम की बात, इसके विसर्जन की बात। अब यहाँ पे देखें कि जो सोन नदी के संदर्भ में, कि सोन नदी की लंबाई के संदर्भ में बात करें कि जो सोन नदी की लंबाई आपको देखने को मिलती है, यह लगभग संपूर्ण लंबाई आपको 780 किलोमीटर देखने को मिलती है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, ये जो मध्य प्रदेश में है, दो नदी आपको देखने को मिलती हैं, जोहिला, जो आपका कोयला क्षेत्र बताया था, जोहिला और रिहंद। ठीक है, ये आपकी मध्य प्रदेश में इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, किसकी, सोन की। ये आप देख लीजिए उद्गम, विसर्जन, लंबाई और इसकी जो सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसी पे आपके जो कौन सी परियोजना सोन नदी पे स्थित है, आपकी जो सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की, यानी कि जो कह सकते अब तो नहीं, लेकिन एक परियोजना स्थित है आपकी, कौन सी, बाणसागर परियोजना। ये आपके किसके, सोन नदी पे ही, और ये कहाँ पे, आपके शहडोल के कहाँ पे, देवलौंद पे बनाई जा रही है आपकी ये परियोजना, बाणसागर परियोजना। ठीक है, सोन नदी के बारे संदर्भ में आपने देखा। देखिए एक बार फिर से, सोन नदी का उद्गम कहाँ से, उद्गम के साथ साथ आपके विसर्जन कहाँ पे है इसका, विसर्जन के साथ साथ आपके इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई के साथ साथ इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं और इस पे कौन सी परियोजना बनाई गई है। ठीक है, अब देख लीजिए इसके संदर्भ में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर इसकी क्या है, इसके किन किन अन्य नाम से जाने जाते हैं, तो हिरण्य नाम से जाना जाता है। ठीक है, सोन नदी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी का नाम बताइए जो कि 3 राज्यों से होकर बहती है, या आपकी इसमें जो ऑप्शन होता है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार से होकर बहने वाली नदी का नाम क्या है, उसमें आपके सोन नदी। सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी हैं, तो जोहिला नदी और रिहंद नदी। ठीक है, ये आपके मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी आपके जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहते हुए आपके उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, सोन नदी। ठीक है, ये आपके जो सोन नदी क्षेत्र है ये आपका प्रमुख मध्य प्रदेश के कहाँ, क्या, कोयला क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और बाणसागर परियोजना किस नदी पे है, बाणसागर परियोजना आपके सोन नदी पे बनाई गई है। ठीक है, आज अपन ने ये 3 देखा। इसके बाद जो चौथी नदी है मध्य प्रदेश की जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये चौथी नदी कौन सी है आपकी, आगे देखते हैं। ये जो चौथी नदी है मध्य प्रदेश की, ठीक है,
चौथी नदी अपन देखेंगे मध्य प्रदेश की जो ताप्ती है, और पांचवी है बेतवा नदी। इसके संदर्भ में अपन अगले लेक्चर में क्लियर करेंगे कि कौन कौन सी नदी हैं, इनके बारे में भी जो महत्वपूर्ण डाटा है वो अभी नदियों का टॉपिक 1-2 दिन और चलेगा। तो आप इसमें क्या, मैं सारी बड़ी छोटी नदियाँ आपको क्या करूँगा, कवर कराऊँगा। तब तक आप इसके नर्मदा नदी, चंबल नदी और आप किसका, सोन नदी के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है इनका रिवीजन करिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।